वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं इंडिया के, वो किन किन देशों से लगते हैं, उनके क्या नाम हैं और कितने किलोमीटर सीमा किस देश से लगती है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले यूं ही दिल लगाकर पढ़ते रहो और ऐसा वक्त लाओ जो आज तुम्हारी असफलता पर ताना मारते हैं उन्हें एक दिन तुमसे मिलने के लिए वक्त लेना पड़े। ठीक है, दिल लगाकर पढ़ते रहो। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का। अभी आपको मैप दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है। ये 7 कंट्रीज से लगती है। अब 7 कंट्रीज से कैसे लगती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे अफ़गानिस्तान, थर्ड नंबर पे चाइना, जो कि दो तरफ से जिसकी बाउंड्री लगती है, इस साइड से भी है और इस साइड से भी है, इसको आगे समझेंगे अभी। और यहाँ पर नेपाल से, फिर यहाँ भूटान से, फिर यहाँ बीच में बांग्लादेश से, और उसके बाद इधर म्यांमार से। तो हमारे कितने देश हो गए, एक बांग्लादेश, 2 म्यांमार, 3 भूटान, 4 नेपाल, 5 चाइना और 6 अफ़गानिस्तान, 7 पाकिस्तान। तो इस तरीके से 7 देश हो गए। अब ये 7 देशों के साथ साथ हम ये देखते हैं कितने स्टेट्स जो हैं हमारे बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले गुजरात 1, फिर आप देखिए दूसरा राजस्थान, तीसरा आप देखिए पंजाब, चौथा हिमाचल, पाँचवा उत्तराखंड, छठा यूपी, सातवां बिहार, आठवां वेस्ट बंगाल, नौवां सिक्किम, 10वां असम, 11वां मेघालय, 12 त्रिपुरा, 13 मिजोरम, 14 मणिपुर, 15 नागालैंड और 16 अरुणाचल प्रदेश। अभी इसको आगे और समझेंगे तो ये 16। अब ये 2 यूटीज़ हैं, एक JNK और एक लद्दाख। तो इस तरीके से ये हमारे 16 स्टेट्स और 2 यूटीज़ हो गए। ठीक है, अब कितने कितने किलोमीटर सीमा लगती है वो अभी देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की सीमा को समझते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की चीज़ जो है वो, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको ये छोटा सा ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ये अफ़गानिस्तान से लगती है। अब ये कैसे लगती है, वैसे तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर POK लिखा हुआ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये इस टाइम जो है पाक ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो यहाँ पर है। लेकिन ये किसका हिस्सा है, हमारे देश के हिसाब से ये लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, लद्दाख UT हो गया है जो कि अब, ठीक है। तो जब लद्दाख का हिस्सा है तो इसे हम अपना ही बॉर्डर मानते हैं, तो ये हमारा ही बॉर्डर है। ठीक है, और ये इसे मतलब हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं हम डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन क्यों कहते हैं इसे, डूरेंट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1896 में क्या हुआ था कि उस समय जो ब्रिटिश राजनयिक थे मार्टिमर डूरेंट, उन्होंने क्या करा था, पाकिस्तान मतलब इंडिया की, उस टाइम इंडिया था, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, तो भारत की और अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान दिख रहा होगा इधर और इधर भारत, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था, जिसे उन्हीं के नाम पे डूरेंट लाइन कहा गया। तो अब जब पाकिस्तान अलग देश बन गया भारत से अलग होके, तो उसके बाद में ये रेखा तो वहीं रही, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरेंट लाइन मतलब उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कर रही है। लेकिन ये हिस्सा तो हमारा है ना, तो हमारी और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण भी कौन सी लाइन कर रही है, डूरेंट लाइन। कितना, 106 किलोमीटर। और अब एक और बढ़िया दिलचस्प चीज़ सीखते हैं, जो शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो। ये बीच में एक पतला सा हिस्सा देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं बखान कॉरिडोर। ये बखान कॉरिडोर जो है, इसका इधर तो हमारे से ही लग रहा है, ये लद्दाख वाले से, इधर यहाँ से जो है पाकिस्तान से लग रहा है, और यहाँ पर जो है ये चाइना से बाउंड्री लगती है अफ़गानिस्तान की, और ऊपर ताजिकिस्तान लगता है। तो आप ये सोचिए कि अफ़गानिस्तान का ये छोटा सा हिस्सा
कितने देशों से सीमा बना रहा है? पाकिस्तान से, इंडिया से, चाइना से और ताजिकिस्तान से। तो इस तरीके से इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से ही कितना वैल्यूएबल जगह हो गई और सेंसिटिव जगह हो गई, ये आप समझ ही सकते हैं। तो इसके बारे में बखान कॉरिडोर कभी आए तो ध्यान रखिएगा, बखान कॉरिडोर किसका हिस्सा है? अफ़गानिस्तान का, ठीक है। और वो वहीं पे हमारी बाउंड्री लगती है अफ़गानिस्तान से, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब ये LOC को तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से सीमा को समझते हैं, तो पाकिस्तान से सीमा आपने ये रेड क्लिफ लाइन सुना होगा और क्या सुना होगा? LOC। बाकी अभी हम और हिस्से जो हैं वो आपने नहीं सुने होंगे, उनके बारे में आज जानेंगे। यही कुछ नया मिलेगा आपको, जो जानते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये चीज़ सीखने लायक है, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके लेते हैं। और सबसे पहले अब यहाँ पर ये मैंने एक जो लिस्ट बनाई है ये आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि इससे क्या है, ये तो सब ये कितने किलोमीटर किससे बाउंड्री लगती है ये मैंने लिख भी रखा है, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए बता दिया जिससे आपको ये टोटल समझ में आ जाए कितनी है। 15,106 किलोमीटर जो हमारी लैंड बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, वो अन्य देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। कितने स्टेट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? वो हैं 16 स्टेट्स। और कितने यूटीज़ हैं? 2 यूटीज़। तो टोटल मिला के 18 हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो किसकी है? बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे चाइना से, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान से, फोर्थ नंबर पर हमारी नेपाल से, फिफ्थ नंबर पर हमारी म्यांमार से। तो इस तरीके से, और सिक्स्थ पे भूटान से, और सबसे कम अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो इस तरीके से 15,106 किलोमीटर हमारी बाउंड्री जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अन्य देशों से लगती है। तो सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान से, तो अब आगे देखिए, यहाँ पर हमने इनके राज्यों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी हम आगे सीखेंगे, तब आप इनको समझिएगा, बाद में ये याद करने के लिए ठीक रहेगी। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान को। अब इसमें हमने कुछ अलग तरीके से समझाया है जो आपको अच्छा लगेगा। अब ऐसे तो क्या हुआ था, ये 1986 वाली बात मैंने बताई दी थी, सर मार्टिन डूरन के द्वारा निर्धारण हुआ था अफ़गानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का। और अब दूसरी चीज़ क्या है, ये हम LOC को समझते हैं। और LOC से भी पहले जो हमें समझना चाहिए वो रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण कब हुआ था? जब इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ था और एक अलग अलग देश बने थे। तो उस समय एक तरफ तो हमारा जो बांग्लादेश आज है वो क्या बना था? पाकिस्तान का ही हिस्सा था, वो बना था ईस्ट पाकिस्तान। और जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो इसलिए क्या हुआ था कि जब इनकी बाउंड्री का निर्धारण करना था तो एक कमीशन गठित किया गया था, बाउंड्री कमीशन, जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी सर सिरिल रेडक्लिफ ने। तो उन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम रख दिया गया। इस जो बाउंड्री लाइन का नाम है वो रेडक्लिफ लाइन पड़ा। तो रेडक्लिफ लाइन किस किस के बीच में है? उस समय तो पाकिस्तान के बीच में थी, पर आज की डेट में पाकिस्तान के लिए जो आपको ये दिख रही है रेड लाइन, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ये रेड लाइन है, ये दिख रही है, ये तो पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर बनाती है, उस लाइन को कहते हैं। और ऐसे ही जो ईस्ट वाला पाकिस्तान आज बांग्लादेश हो गया है, तो उस समय वो उसकी जो बाउंड्री बनी थी वो भी रेड क्लिफ लाइन ही कहलाती है। लेकिन आज हमने उसमें और चीज़ों को मतलब जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे उनके बारे में बातचीत की है। तो उसके बाद में कुछ एरियाज़ बदल गए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है जिसको मैं एक सही तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कॉन्क्लेव्स जो थे वो एक्सचेंज हुए थे, किस वजह से हुए थे, आर्टिकल्स वगैरह के ऊपर है, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है वो भी ये रेड क्लिफ लाइन ही का निर्धारण इसी कमीशन के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम ये कहाँ से कहाँ तक था। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय जब निर्धारण हुआ था तब ये कहाँ से, ये आपको दिख रहा है यहाँ से गुजरात से, और यहाँ
ये हमारा पंजाब तक। तो ये पंजाब तक है। अब इसके आगे किस तरीके से, क्योंकि उस टाइम जो ऊपर का क्षेत्र ये था, ये क्या था, ये जो था वो हमारा स्वतंत्र जम्मू कश्मीर रियासत थी, स्वतंत्र थी उस टाइम 1947 में, जब हाँ हमारा ये लाइन का निर्धारण हुआ था तब। तो हम उस समय भारत का हिस्सा तो था नहीं, कि वो एक स्वतंत्र राज्य था। अब उसी के बाद में कुछ ऐसी घटना घटी कि ये जो एलओसी का निर्धारण होता है, अब क्या घटना घटी, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद में पाकिस्तान और जो भारत का मध्य में जो स्वतंत्र जम्मू कश्मीर रियासत थी, तो उस पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ जनजातियों के साथ मिलके, यानी कि कबायलीज बोलते थे उनको, कबायलियों के साथ मिलके पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर को हड़प लेने के चक्कर में उस पर आक्रमण कर दिया था। तब वहाँ के जो राजा थे, कौन थे, राजा हरी सिंह, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भारत से सहायता मांगी थी, और उसी समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो इनको, उनकी सहायता में भारतीयों ने ये जो पाकिस्तानी आक्रमणकारी थे इन्हें खदेड़ दिया था। लेकिन जब युद्ध विराम हुआ, ये जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद में जो स्थिति थी, यानी कि उस स्थिति को पर ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ये जो लाइन ब्लैक कलर की दिख रही है, ये लाइन पर ही उस पार पाकिस्तान की सेना थी और इस पार हिंदुस्तान की सेना। तो यहीं पर सीज़ फायर हो गया था, यानी कि युद्ध विराम हो गया था। तो इसी को उस टाइम सीज़ फायर लाइन मान लिया गया था, क्योंकि ये जो मुद्दा था वो कहाँ चला गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया था। तो इसके बाद में उधर का हिस्सा जो था, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसको उस समय कब्जे में नहीं लिया गया था। अब आगे कौन कौन सी इसके बीच में और लाइन बनती हैं तो उनको देखते हैं। अब ये लाइन एक्चुअल में, ये तो एलओसी सीज़ फायर लाइन उस टाइम कहलाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। तो 1971 में उसी टाइम आपको एक, आपने अक्सर सुना होगा कि 90,000 पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने इंडिया की सेना के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद में क्या हुआ था, 1972 में इस युद्ध के बाद ही जो था एक समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इस शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय भारत की पीएम थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे पाकिस्तानी पीएम थे, तो उनके मध्य शिमला समझौता हुआ। सही मायने में शिमला समझौते के बाद ही इस जो ये वाली लाइन मैंने बताई थी आपको, सीज़ फायर लाइन, इसको एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। और ये निर्धारित हुआ कि इसके बाद में हम लोग जो भी आंतरिक अपने मुद्दे होंगे वो खुद ही निपटाएंगे, किसी तीसरे देश को उसमें शामिल नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक उनको सुलझाएंगे। तो ये चीज़ उस समय निर्धारित हुई थी। तो एलओसी का निर्धारण तब हुआ था। अब बात आती है कि जो सब लोग और ये आगे चीज़ें जो हैं केवल पूरे हिस्से को एलओसी के नाम से जानते हैं, लेकिन एक ये चीज़ आपको आज नई सीखने को मिलेगी इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर में। तो इस एलओसी का यहाँ पर पॉइंट NJ9842 दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर एक ये ब्लू कलर की लाइन में इंदिरा कोल दिख रहा है, जो आपको पता ही है कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इसके बीच में ये आपको दिख रहा होगा AGPL क्या है, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में NJ9842 और इंदिरा कोल के बीच में है। तो ये चीज़ आपको एलओसी तो पता है, एलओसी तो यहाँ तक है, केवल ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये यहाँ तक है, और इसके ऊपर जो है वो AGPL है, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। ठीक है, NJ9842 से इंदिरा कोल तक। अब इसके इधर तो आपको पता ही है POK हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसी ये जो क्या है इस क्षेत्र को गिलगिट भी बोलते हैं, ऊपर वाले को। अब पाकिस्तान इसको क्या कहता है, पाकिस्तान इस एरिए को क्या कहता है, इसको इधर वाले को कहता है आज़ाद कश्मीर, और इधर वाले एरिया को कहता है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उसको कहता है गुलाम कश्मीर। जबकि गुलाम कश्मीर नहीं, ये हमारा कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है, और ये हमारा ही क्षेत्र है जो कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अब एक और नई चीज़ सीखिएगा आज। यहाँ पर एक दिख रहा होगा क्षेत्र, आपने यहाँ पर एक छोटा सा पतला सा हिस्सा दिख रहा होगा जो इस तरीके से नुकीला से निकला हुआ दिख रहा है, ये इस तरीके से नुकीला निकला हुआ दिख रहा है। ये क्या है, चिकन नेक बोला जाता है, चिकन नेक।
अब इससे ऊपर ही आपको दिखेगा, यहाँ से जो शुरू हो रहा है, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो रही है LOC, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का हिस्सा जो है, जो जम्मू कश्मीर वाला है और पाकिस्तान के बीच में, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसका कोई नाम वैसे नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहीं पर बीच में मैं ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये चिकन नेक। चिकन नेक आप जानते हो ये क्यों है चिकन नेक, क्योंकि ये हिस्सा देखिए, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तब और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा ये इतना हिस्सा, ये क्या है, ये इधर तो है जम्मू एंड कश्मीर और ये इधर पाकिस्तान है। तो ये जो हिस्सा निकला हुआ है ये है अखनूर क्षेत्र। जो अखनूर क्षेत्र है पाकिस्तान का, तो इसके 3 तरफ से तो हमारी बाउंड्री लगती है, 3 तरफ से। हम जब चाहें इसे हल्का सा ऐसे यहाँ का हिस्सा और कब्जे में कर लें तो ये पूरा क्षेत्र हमारा है। तो चिकन नेक आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में देखा होगा कि जिस पे चाइना कब्जा करना चाहता है, वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। उसको भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये चिकन नेक पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान का है। और इसे अखनूर डैगर क्यों बोलता है पाकिस्तान इसे बोलता है अखनूर डैगर। डैगर मतलब होता है खंजर। तो वो खंजर क्यों बोलता है इसको, क्योंकि ये देखिए उसकी नज़रों के हिसाब से एक खंजर घुसा हुआ है हिंदुस्तान में, तो वो बोलता है अखनूर क्षेत्र को अखनूर डैगर, और हम इसे बोलते हैं चिकन नेक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, और इसी देखिए LOC से अब आपको AGPL पता लगा, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ये कॉमन बॉर्डर वैसे है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब आते हैं कि इनके जो ये क्षेत्र दिख रहे हैं, यहाँ पे आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, तो ये इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पड़ता है इंडिया का। पुंछ सेक्टर, जिसमें अक्सर आप देखते होंगे कि आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। अब ये संगम है, जो ये कहाँ से है, जहाँ से ये LOC शुरू हुई है, और इसके नीचे कहाँ से, ये बीच का क्षेत्र जो पड़ता है, पंजाब का जो एंड आ रहा है रेड क्लिफ लाइन वाला, और वहाँ से इसके बीच का क्षेत्र अलग है, इसी में चिकन नेक पड़ती है। और ऊपर मैंने दिखाया है ये आपको AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। तो इस तरीके से शुरू करते हैं AGPL, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से, फिर हमारी रेड क्लिफ लाइन। अब रेड क्लिफ लाइन इसको शामिल मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा उस टाइम का क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी, तो इसके लिए नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हुआ था, ना कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाले स्वतंत्र देश और स्वतंत्र प्रांत और उसके बीच में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये नाम को थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस पर मत जाइएगा। अब एक नई चीज़ सीखते हैं, और एक नई चीज़ क्या सीखते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर हम ऊपर से जब आ रहे थे तो हमने रेड क्लिफ लाइन तक तो दिखा दिया। रेड क्लिफ लाइन में ही एक यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखेगा, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये एक विवादित क्षेत्र है। गुजरात के आगे ये नोक हल्की सी निकली हुई दिख रही है, ये विवादित क्षेत्र है। ये विवादित क्षेत्र है क्या, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके जो इस तरफ है वो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस पड़ता है, और हमारा इस तरफ क्या है, गुजरात। और ये इनके बीच में जो है, अगर ऐसे लाइन खींच दें, इसके इस तरफ जो है ये अरेबियन सी है। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्यों दिखाया है मैंने, ये देखिए, ये सिंध हो गया, ये गुजरात हो गया, गुजरात का ये कच्छ का रण हो गया, ये हिस्सा कच्छ का रण है। कच्छ के रण में ही आगे जब जाते हैं तो ये सर क्रीक दिख रही होगी आपको, यहाँ पर ये सर क्रीक क्या पतला सा हिस्सा है। ये पतला सा हिस्सा क्या है, ये 96 किलोमीटर लंबी पानी की एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप मतलब यहाँ 96 किलोमीटर तक पानी है अरेबियन सी का। तो जो पानी है, तो यहाँ ही इस क्षेत्र में क्या है, पाकिस्तान जो है इससे थोड़ा आगे की तरफ अपना एरिया कहता है, और जबकि ये इस समय किसके, सर क्रीक जो है इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है, पाकिस्तान इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है। और इससे आगे कोरी क्रीक दिख रही होगी, कोरी क्रीक जो है, ये जो है कोरी क्रीक, ये जो है ये इंडिया के क्षेत्र में ये भी है। और वैसे तो ये क्या है, नमकीन दलदली क्षेत्र है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया से ही आकर भारत में अपने आतंकवादी या कुछ गतिविधियां जो करना चाहता है वो इसी पानी के रास्ते करना चाहता है। अब वैसे यहाँ पर जो सेना है अपनी मुस्तैदी से तैनात रहती है और इस क्षेत्र की रक्षा करती रहती है।
तो ये एक सर क्रीक के बारे में जानना ज़रूरी था, AGPL के बारे में जानना ज़रूरी था। इस तरीके से पाकिस्तान का ये चीज़ पूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान किस किस से लगता है? अब पाकिस्तान लगता है हमारा, आपने देख ही लिया किन 5 से लगता है, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, ये तो 3 स्टेट हो गए, और 2 JNK से, और लद्दाख, ये 2 UT से लगता है। तो ये 5 से हो गया, 3 + 2, और कितनी इसकी बाउंड्री है टोटल मिला के 3323 किलोमीटर्स। अब इसमें आपने सब कुछ सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान। अब आते हैं चाइना वाले क्षेत्र पे। चाइना वाले क्षेत्र के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए चाइना का बॉर्डर कितने उससे लगता है। एक तो इधर लगता है, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये है लद्दाख वाला क्षेत्र। फिर यहाँ से दूसरा हिस्सा लगता है कहाँ पर? यहाँ पर लगता है ये बॉर्डर हिमाचल का। फिर ये उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है। उसके बाद में इधर नेपाल शुरू हो गया है, तो केवल यहाँ पर हमारे 1 UT और 2 स्टेट इस साइड में आ गए। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे वेस्टर्न वाला हिस्सा कहते हैं चाइना का बाउंड्री, और ये मिडिल वाली बाउंड्री इंडिया से लग रही है। फिर ये जो यहाँ गोले के अंदर दिख रहा है सिक्किम का थोड़ा सा पार्ट, इस तरीके से हल्का सा पार्ट है ये चाइना से लग रहा है। और फिर उसके बाद में जो बहुत सुना होगा आपने, मैकमोहन रेखा। तो ये मैकमोहन क्या, यही जो है मैकमोहन है वैसे नाम इसका, MAHON, लेकिन सबने मैकमोहन कर रखा है तो मैं भी मैकमोहन ही बोलूँगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? अब ये जो है यहाँ ये भूटान के यहाँ से टच हो रहा है अरुणाचल का हिस्सा, और ये अरुणाचल का ही हिस्सा यहाँ पर, ये यहाँ तक जाके ये पूरा दिख रहा है आपको। तो ये पूरा का पूरा मैकमोहन रेखा है, ना कि इधर वाली हिस्सा। ये वाला इधर वाला हिस्सा मत मैकमोहन कह दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कुछ जगह ये भी बता रखा है कि ये पूरा चाइना का बॉर्डर मैकमोहन लाइन बोला जाता है। मैकमोहन लाइन केवल और केवल इधर वाला हिस्सा, वो भी केवल इतना अरुणाचल वाला हिस्सा। और वो क्यों है अभी आपको ये चीज़ जानकारी होगी, ये जो मैंने इस चीज़ को लिख रखा है और इसके बारे में डिटेल में बता भी दे रहा हूँ। 3 जुलाई 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ था। एक शिमला सम्मेलन किसके बीच में हुआ था? ये उस समय अधिकार क्षेत्र में था तिब्बत के। तिब्बत क्या था उस टाइम? स्वतंत्र क्षेत्र था, चाइना के अंडर में नहीं था, यानी कि वो एक संप्रभु क्षेत्र था। अब ये शिमला सम्मेलन किस के बीच में हुआ? हेनरी मैकमोहन थे ब्रिटिश वार्ताकार, और तिब्बत के प्रतिनिधि जो थे उनके बीच में समझौता हुआ था। फिर इस समझौते के बाद में जो ये तिब्बत का दक्षिणी क्षेत्र था, तवांग क्षेत्र, वो एक रेखा निर्धारित कर दी गई उसके बीच में, मैकमोहन रेखा। उसके इधर जो तवांग क्षेत्र था वो भारत के अंडर में आ गया, उस समय के भारत के अंडर में आ गया। अब चाइना इस बात से खुश उस समय भी नहीं था, वह भी वार्ता में बुलाया गया था, लेकिन उसने वार्ता में ना आना पसंद किया था, और ना ही इस बात से खुश उसने पसंद किया। उसने नहीं माना कि ये भारत का हिस्सा बने। अब आगे चल के इंडिया इस पे अभी भी जो चाइना है इसको अपने अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार मानता है। इस पे ये कहता है कि ये जगह हमारी है। वो क्यों कहता है? क्योंकि आज के डेट में तिब्बत उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया और ये कभी तिब्बत के अधिकार क्षेत्र में था, तो इस वजह से वो इसको अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको एक संधि, उस समय तो तिब्बत एक संप्रभु क्षेत्र था, तो उसके संप्रभुता के होते हुए हमने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। जब हमने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो आज ये हमारा हिस्सा है तो है, और यहाँ इसकी संस्कृति भी हम लोगों से हमारे इससे मिलती जुलती है, तो इसलिए हमारा है, हमारा रहेगा, और ये चाइना कभी इस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। तो अब ये चीज़ केवल आपको पता लग गई मैकमोहन रेखा कहाँ से कहाँ तक है। अब ये पूरी जो है 3488 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है। कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ ये सिक्किम में, और बाकी यूके, हिमाचल, और इससे मिला के कितना 3488 किलोमीटर चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को जो है यहाँ पर जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है उसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कशन करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो चीज़ है कि ये एक हिस्सा लद्दाख वाला, इतना हिस्सा आपको ये सींग जैसा निकला हुआ दिख रहा होगा, ये जो है अक्साई चीन है। ये क्या था? ये आज की डेट में किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में है, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस समय इनकी जो चीन की सेनाएं थी वो हमारे इस लाइन तक आ गई थी।
तो इस लाइन तक आ गई थी। तो जब युद्ध विराम हुआ, यहाँ पर भी युद्ध विराम के बाद में इस रेखा को क्या कह दिया गया, इस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम आज भी क्या कहेंगे, ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हमारा चाइना से बॉर्डर क्या है, वो ये वाला बॉर्डर है, इधर वाला बॉर्डर। और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पे एक्चुअल कंट्रोल मतलब वास्तविक रूप से नियंत्रण कर दिया गया। अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, एक ऊपर दिख रहा होगा काराकोरम पास, यानी कि लद्दाख से चाइना में जाने के लिए काराकोरम रेंज में काराकोरम पास पड़ता है। पास मतलब दर्रा। अब यहीं पर यहाँ पर उसके नीचे आपको एक जगह दिख रही होगी, ये दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी जो है, इसके ये काराकोरम से 17 किलोमीटर के पास में है। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ तक एक सड़क बना ली है और हमारे लिए चाइना तक पहुँचना, काराकोरम के माध्यम से वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है। हम अपने वेपन्स वहाँ तक रोड के द्वारा पहुँचा सकते हैं। इस बात से चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है कि इतना पास तक आके रोड बना ली इन्होंने, जबकि ये हमारा क्षेत्र है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि एक चर्चा में रही थी घटना गलवान वैली में, जो आपने सुना होगा 15 जून 2020 में चाइना के सैनिकों के और भारतीय सैनिकों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी। और उस हिंसक झड़प में क्या हुआ था कि 20 भारतीय जवान शहीद भी हुए थे, जबकि चाइना के हमारे भारतीय सैनिकों ने निहत्थे होते हुए भी कम से कम 40 से 45 सैनिकों को मार गिराया था। और वो इसलिए क्योंकि वो गलवान क्षेत्र हमारा है, ये वहाँ पर ये लाइन, एक्चुअल लाइन जो है LAC, इसको पार करके इधर आने की कोशिश कर रहे थे और इधर आ गए थे और अपना अधिकार क्षेत्र दिखाना चाह रहे थे। इसलिए गलवान वैली बहुत चर्चा में रही थी। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा पैगोंग त्सो लेक, जो कि कहाँ दिख रही है आपको ये दो क्षेत्र जो दिख रहा है पूरा, ये कैसे दिख रहा है, ये कुछ एरिया तो आपको दिख रहा है ये LAC की इस तरफ, और कुछ एक एरिया दिख रहा है ये चाइना की तरफ। तो ये ऐसी लेक है जो दोनों क्षेत्रों में पड़ती है। अब इसी में एक बहुत बड़ा मुद्दा अक्सर रहता है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझाना चाहता हूँ। ये 8 फिंगर पॉइंट चर्चा में रहता है। 8 फिंगर पॉइंट क्या है कि इसके जो इससे लगी हुई, इस लेक से लगी हुई इस तरीके से पहाड़ी हैं, जिन्होंने इस तरीके से बीच में गैप है उनके, तो ये 8 फिंगर्स की तरह वो पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो जो 8 फिंगर्स की तरह पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, तो उन्हीं के नाम पे इनको 8 फिंगर पॉइंट बोल दिया जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है कि यहाँ पर जो पहली और 8, इसके बीच में 4 है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, फिर इधर से 5 6 7 8 इधर की तरफ 5 6 7 8 ऐसे करके। तो ये जो है चाइना जो है वो क्या कहता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो है फिंगर 4 तक, और इंडिया जो कहता है वो कहता है हमारा क्षेत्र है फिंगर 8 तक। तो जो बीच का 4 से 8 के बीच में है, ये डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है आजकल। तो इसी वजह से अक्सर यहाँ के सैनिक यहाँ आ जाते हैं, फिर भारतीय सैनिक इनको खदेड़ देते हैं, तो यही चलता रहता है। तो ये बीच का एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है और चाइना सुधरने का नाम नहीं लेता, वो ज़बरदस्ती फिंगर 4 तक आना चाहता है, जबकि इधर का एरिया तो हमारे अंडर में है ही, और ये बीच का क्षेत्र भी हमारा ही है। हम 8 तक का दावा करते हैं और ये 4 तक का दावा करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। और मैंने बताया ये जो आपका ये दौलत बेग ओल्डी से ये जो दारबुक तक है, और ये बीच में श्योक नदी पड़ती है, श्योक जगह है, वहाँ से दारबुक तक का रोड बनाया है। ये हमारा स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत फ़ायदेमंद रोड है, ठीक है। ये जानकारी हो गई होगी। और अब आप यहीं पर एक पॉइंट और देखिए, कारगिल वाला पॉइंट, जो किससे लाइन इधर पाकिस्तान वाले LOC से पड़ता है लगता हुआ। और यहीं पर आपने की जो 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी वो यहीं थी। और एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको जानने ज़रूरी है, सियाचिन ग्लेशियर, जो आपको यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है आपको पता होगा कि इस जगह की लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ये सब ऊंचाई पे, काफ़ी ऊंचाई पे स्थान है। कहा जाता है दुनिया के ऊंचे जो मतलब रण क्षेत्र हैं उनमें से गिना जाता है। और इसके साथ में इंडिया का तो सबसे ऊंचा है ही क्षेत्र। यहाँ पर 0 माइनस में रहता है टेम्परेचर, हर टाइम बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पर सैनिकों का रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आप ये सोचिए कि
मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, सांस लेना तक मुश्किल पड़ता है, लेकिन भारतीय सैनिक वहाँ तैनात रहते हैं। क्यों तैनात रहते हैं? क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि यहाँ से इधर की तरफ पाकिस्तान पर नज़र रखना आसान है, यहीं से चाइना पर नज़र रखना आसान है। तो ये जगह जो है यहीं के इस पार जो है, यही सियाचिन के उस पार का क्षेत्र जो है, वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक बर्फ़ में अपना तैनात रहते हैं, इधर हिंदुस्तानी सैनिक तैनात रहते हैं। और इतनी मतलब कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिक वहाँ से हटते नहीं हैं। यही इसी से एक आपने ऑपरेशन सुना होगा, ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में क्या हुआ था कि भारतीय सैनिक इस जगह को छोड़ के नीचे की तरफ आ गए थे, तो वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। फिर भारत ने अपना जो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत, और इस जगह को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। अब वहाँ से आज तक वो हटे नहीं हैं। अब हर परिस्थितियों में हमारे सैनिक वहाँ रहते हैं, और पाकिस्तान इस बात से बहुत परेशान रहता है कि ये हिंदुस्तानी सैनिक हम पर हमेशा नज़र रखते हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ डटे रहते हैं। तो ये हिंदुस्तानी सैनिकों की आप जानते ही हैं कितने बहादुर हैं, और देश प्रेम कितना है उनके अंदर। और उसके साथ साथ एक नई लोकेशन सीखते हैं। ये सक्सगम वैली दिख रही है आपको, ये छोटा सा हिस्सा, ये इससे सियाचिन के ऊपर ये हिस्सा क्या है, ये वैसे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, लेकिन इन्होंने क्या करा, 1963 में यही हिस्सा जो जरा सा हिस्सा है, ये सक्सगम वैली वाला, ये इन्होंने चाइना को दे दिया। 1963 से यहाँ पर चाइना के कब्जे में। अब देखिए इधर तो ये चाइना वैसे घुस गया, इधर से इसने पाकिस्तान से एरिया ले लिया और वहाँ पर बैठा हुआ है, और इधर पाकिस्तान है। तो अब ये सोचिए कि ये लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इधर तो पूरा है ये चाइना। तो अब ये आगे बढ़ते हैं, ये आपको लोकेशन समझ में आ गई, कारगिल, दारवुक, गालवान, दौलत बेग ओल्डी सब समझ में आ गया होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और इधर तो आपको JNK है ही, ये पता ही है। अब इस तरीके से आपने यहाँ की स्थिति भी समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर किन किन जो हमारे स्टेट से लग रहा है, ये स्टार बना रखे हैं मैंने, वैसे भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा उत्तराखंड, फिर इधर किससे लग रहा है, उत्तर प्रदेश से, फिर लग रहा है बिहार से। अब जो दो लोकेशन हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये आप बड़े में आराम से समझिए। अब आपको ये ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है, ये तो है हमारा नेपाल का बॉर्डर। अब ये किससे लग रहा है, इधर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये हमारे छोटे से सिक्किम से लग रहा है। और यहीं पर हमारा ये जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, ये है हमारा वेस्ट बंगाल का ऊपर का हिस्सा, नॉर्दर्न हिस्सा। तो ये थोड़ा सा हिस्सा वेस्ट बंगाल से भी लग रहा है, सिक्किम से भी लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग वेस्ट बंगाल को नहीं सोचते हैं कि इतना ऊपर तक वेस्ट बंगाल है, जो कि नेपाल से भी लगता है। बड़े बड़े बिहार और ये तो याद रहते हैं। तो हमारा कितने उससे हो गया, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और ये 5 स्टेट से लग गया। कितना बॉर्डर है, 1751 किलोमीटर। तो अब ये देखिए, वही मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, 5 स्टेट से हो गया। अब आप यहाँ तो आपको मालूम ही है, हिमालय पर्वत भी यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं हमारे कौन कौन से रह गए, ये 3 कंट्री और रह गए, इनको भी समझ लेते हैं। अब ये बीच में है भूटान, पहले भूटान को समझते हैं। अब इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, अब इसको समझिए। भूटान का आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर है, हल्का सा किससे लग रहा है, सिक्किम से। ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा हिस्सा किससे लग रहा है, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का यही हिस्सा किससे लग रहा था, इधर नेपाल से लग रहा था, और इधर किससे, भूटान से लग रहा है। और ये इतना लंबा हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये किससे है, असम का है, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश। तो अब इसमें जो पहले तो प्रदेश को गिन लेते हैं, 1 हो गया, 2 असम हो गया, तीसरा ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, चौथा हो गया सिक्किम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है वो मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री टच करता है और से मतलब हमारे देश भूटान से, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं जो चर्चा में रहती हैं वो बताता हूँ। यहाँ पर ये बीच में आपको दिख रहा होगा पतला सा हिस्सा, ये क्या है, चुम्बी घाटी है। चुम्बी घाटी से ही ऊपर की, ये चुम्बी घाटी जो है यहाँ का है, तिब्बत।
ये सब तिब्बत, और तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में है, वो है चाइना के। तो चाइना ने अपना यहाँ इधर की तरफ रोड बना लिया। और ये जो डोकलाम क्षेत्र है, डोकलाम विवाद सुना होगा आपने, बीच में हुआ था डोकलाम क्षेत्र, जो यहाँ पर है, ये लोकेशन है, ये किस में है, भूटान का क्षेत्र है। यहीं पर आकर मतलब इसी पे एक विवाद हुआ था, जहाँ यहाँ तक आके इसको जो चाइना है इसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो भारत जो है अपनी दोस्ती की खातिर, जो कि भूटान और इंडिया के बीच में समझौता भी है, कि तो उसके नाते यहाँ पर जाकर इसका विरोध किया था और अपने सैनिक वहाँ भेज दिए थे। क्योंकि ये लोकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है और चाइना क्यों यहाँ आना चाहता है, क्योंकि यहीं पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से हमारी एंट्री होती है पूर्वोत्तर के राज्यों में यहाँ से। और ये पतला सा हिस्सा, क्योंकि इधर बंगाल है, इधर नेपाल है, ये बीच में से हम इधर से जाते हैं, पतला सा हिस्सा, इसे कहते हैं चिकन नेक, जो मैंने कहा था ना, इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यहीं से हम एंटर करते हैं इधर। नहीं तो हमें किसके बीच से जाना पड़ेगा, अब बांग्लादेश के बीच से होते हुए, जो कि फिर दूसरे देश से जाना है। अब अपने ही देश से जाने के लिए हमें ये पतले से जैसे चिकन नेक बोलते हैं। और अगर चाइना चाहता है, अगर उसने यहाँ कब्जा कर लिया, अगर इस पे अधिकार कर लिया इस जगह पर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इधर का हिस्सा जो है पूरा का पूरा इंडिया से कट जाएगा। और हम अपनी जो है अपनी सहायता यहाँ तक पहुँचाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और इसलिए यहाँ के लिए वो पहले चाहता है ये डोकलाम वगैरह को हड़पे, उसके बाद में इधर की तरफ एंट्री करे, जो कि इंडिया कभी होने नहीं देगा। तो ये चर्चा का विषय रहा था, तो इसलिए ये लोकेशन बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो ये भूटान का आपको पता ही लग गया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की बात करते हैं, तो म्यांमार में आपको दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा इसका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश उधर तो मैकमोहन रेखा से किससे लगा हुआ है, चाइना से। अब इधर क्या हो गया, ये हिस्सा थोड़ा सा हो गया, लग गया म्यांमार से, अरुणाचल का। फिर ये नागालैंड, फिर मणिपुर आ जाता है, फिर मिजोरम आ जाता है। तो इस तरीके से ये 1643 किलोमीटर जो है हमारी, ये बाउंड्री 1 2 3 4 स्टेट से लगती है। किससे, म्यांमार से 4 स्टेट लगते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बचता है हमारा बांग्लादेश से। बांग्लादेश से मैंने बताया था कि जब हुई थी तो ये रेड, इसीलिए रेड से दिखा दिया है कि ये कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, जो उस समय निर्धारित हुई थी जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और उसके बाद में कुछ जो मैंने बताया था कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे वो सुलझाए जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक जो था वो कॉन्क्लेव का डिस्ट्रीब्यूशन था। वो टॉपिक है वो मैं बाद में लूँगा, इस समय केवल आपके नॉलेज में डालने के लिए ये बता दिया। बाकी इस टॉपिक को मैं डिटेल में लूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़े थे, और क्या अमेंडमेंट हुए थे, कैसे हुए थे, वो सब मैं आपको आगे एक टॉपिक में लेकर आऊँगा, और बहुत अच्छे तरीके से उसको भी सीखेंगे। तब तक आप ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पज़ है वो देखते हैं कि क्या सीखना है। अब ये बांग्लादेश जो है, इस तरफ तो हमारा पूरा बॉर्डर क्या हो गया, ये वेस्ट बंगाल से लगता है बांग्लादेश का, यानी हमारा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से लग रहा है। और हमारे किस का लग रहा है बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा हिस्सा असम का लग रहा है। फिर ये मेघालय आ गया पूरा, फिर ये त्रिपुरा आ गया, ये त्रिपुरा आ गया। फिर यहाँ पर थोड़ा ये हिस्सा किसका आ गया, मिज़ोरम का, जबकि मिज़ोरम का हिस्सा इस तरफ से तो हो गया बांग्लादेश के, इस तरफ से हो गया म्यांमार से। तो अब देखिए काउंट करते हैं कितने हो गए, एक वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिज़ोरम। तो ये 5 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश। अब बात आती है कि ये दिखने में तो छोटा सा दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है जरा सा है, लेकिन इसकी बाउंड्री जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, भारत से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा इसी की है। कितनी है, 4096 किलोमीटर। तो हमने ये जाना कि किस तरीके से, अभी ये यहाँ पे दिखाई दिया है मैंने, 163 किलोमीटर म्यांमार, 699 भूटान, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश। अब ये दिखा दिया 4, 4 और 5, बांग्लादेश वाला 5 है स्टेट से, और बाकी दोनों 4, 4 हैं। तो अब ये हमारा ये हुआ। अब इसकी बाद में किसी दिन आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभी तो ये डिटेल में समझाना इसलिए ज़रूरी था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लूँगा कि किस तरीके से, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लूँगा मैरीटाइम बाउंड्री।
मैरीटाइम बाउंड्री आपको पता होगा किस किस से लगते हैं। ये तो हमारी लैंड बाउंड्रीज थी। अब मैरीटाइम बाउंड्री किससे लगेंगी? श्रीलंका से लगेगी, मालदीव से लगेगी, इंडोनेशिया से लगेगी, और सबसे बड़ी बात ये किससे लगेगी? श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और इंडोनेशिया। तो अब इस तरीके से वो भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये उनसे लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी जानना। अब उसके साथ साथ जो हमारे बीच में और लाइन है, 8 डिग्री लाइन, 9 डिग्री लाइन, वो सब उसी में ले लेंगे, जिससे आपको भारत को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।